सभी को जय जोहार। यह शब्द कई विद्यार्थियों के लिए नवीन हो सकता है, परंतु जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, जहाँ के विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे यह शब्द सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कई बार जो विद्यार्थी यूज़ कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम होता है, और जिनके लिए ये वर्ड नया है उनको भी मैं बताना चाहूँगा। जय जोहार यहाँ पर विशेषता है, संबोधन के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि हम नमस्कार यूज़ करते हैं, उसके एक समरूप रूप में है जय जोहार। परंतु इसका जो शब्द आया है या इसका जो मूल अर्थ है वो है प्रकृति की जय हो। अब आपको पता है कि साउथ राजस्थान जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ पे आदिवासी समाज का सबसे ज़्यादा बहुमत है, या आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा रहता है। तो उस समाज में या उस समाज का जो आदिवासियत है, आदिवासियत शब्द यह है कि जो कि उस परंपरा को आगे लेके जा रहा है। तो वो समाज प्रकृति का बहुत बड़ा पोषक रहा है और अभी तक प्रकृति का बहुत बड़ा संरक्षक है। कैसे है इस पे अपन अलग वीडियो में बात करेंगे, परंतु ये वर्ड वहाँ से आया है क्योंकि ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, प्रकृति के बड़े संरक्षक हैं, तो इसलिए ये जोहार वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जय जोहार मतलब प्रकृति की जय हो, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत शब्द है। तो चलिए आज हम एक नए विषय के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जो विषय लेके आए हैं उसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर भारतीय संविधान के मूल तत्व आएँ तो भी यही आंसर होगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं आएँ तो भी ये आंसर होगा। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट है। आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, और इसकी अधिकांश जो प्रावधान हैं वो जैसे जैसे हम संविधान के बारे में और अलग अलग प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, परंतु उनका सबका आधार ये है, उन सबका मूल ये है, बेस है, मतलब कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं या क्या खासियत हैं जिनके बारे में, जिनको हमने संविधान में शामिल किया है या जिनके कारण ही संविधान को जाना जाता है। तो पहले तो सबसे सामान्य बात करते हैं, जो कि हमने इससे पहले से पहले मतलब 2 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने निर्मित, लिखित, विकसित संविधानों की बात की थी। तो वही चीज़ है, उसी को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भारतीय संविधान निर्मित है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। निर्मित क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान कोई परंपराओं से आया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ है, उस संविधान सभा ने बैठकर इसका निर्माण किया है, एक विशेष तिथि से इसको लागू किया है, तो इसलिए निर्मित है। लिखित क्यों है? क्योंकि हमारे पास लिखित रूप में हमारा संविधान है। जैसे कि हमने वहाँ पे तुलना किसे की थी? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में लिखित रूप से संविधान नहीं है, वहाँ परंपराओं के रूप में चला आ रहा है, और वहाँ निर्मित भी नहीं है क्योंकि वो परंपराओं के रूप में चला आ रहा है। वहाँ पे कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है जिसने उसको लिखा हो या उसने उसका निर्माण किया हो। हमारे संविधान ने पहले के जितने भी संविधान थे उनसे बहुत अच्छी चीज़ों को स्वीकृत किया और बहुत कम चीज़ परंपराओं पर छोड़ी। इसी के कारण हमारा संविधान बहुत व्यापक है, क्योंकि उस समय जो भारत की सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, या उसे कहें कि उस समय जो माहौल बना हुआ था वो ये था कि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और विभाजन का दंश भी झेल लिया था, और भारत इतना कहें कि इतने आधारों पर बटा हुआ था, चाहे जाति हो, लिंग हो, धर्म हो, इतना विभाजन था, परंतु एकता थी, पर विभाजन तो था, पर उनको एक साथ रखना था, ठीक है। और ये था कि उस स्टेज पर पहुंचने के लिए जहाँ पे हमारी ऐसी संस्कृति विकसित हो जाए कि हमें और चीज़ों की आवश्यकता ना रहे, और चीज़ों की सारी की आवश्यकता नहीं रहे अपने विभाजन को हटाने के लिए, तब तक के लिए ये कोशिश की गई कि बहुत कम चीज़ें परंपराओं पे छोड़ी जाए। तो इसीलिए अधिकांश प्रावधान संविधान में शामिल कर लिए गए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, उन्होंने परंपराओं पे नहीं छोड़े, इसलिए हमारा संविधान बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया। जब संविधान लागू हुआ तो मूल रूप में उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कुछ भाग बाद में घटे, कुछ बढ़े, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं, और जो अनुच्छेद हैं वो कुल मिलाकर 450 के करीब पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का विकास होता जा रहा है। कुछ ऐसे संविधान संशोधन थे जिन्होंने संविधान में बहुत कुछ जोड़ा, और कई ऐसे संविधान संशोधन हैं जिन्होंने इसमें से बहुत कुछ हटाया। और इसका एक बहुत बड़ा रूप दिखाई दिया था जब आपातकाल का समय चल रहा था या इमरजेंसी लग चुकी थी, उस समय जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए, और बाद में उस
उसको जब संशोधित किया गया तो बहुत सारे प्रावधान हटाए भी गए। तो उस कार्यकाल में जो जैसे फेमस रहा था 42वां संविधान संशोधन, फिर उसको हटाने के लिए आया था, उसके अधिकांश प्रावधान हटाने के लिए आया था 44वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन जब आया था तो संविधान में 11 नए अनुच्छेद शामिल कर दिए गए और 2 नए भाग शामिल कर दिए गए। भाग कौन कौन से थे? भाग 4 के, जिसको हम 4A बोलते हैं, और दूसरा 14A, ठीक है। ये 2 भाग उसमें शामिल किए गए। तो इस प्रकार हमारे संविधान का विकास निरंतर होता जा रहा है। संविधान न्यायालय के निर्णयों के द्वारा कई चीज़ें शामिल कर ली जाती है। जैसे अनुच्छेद 21 कै था, उसमें इतनी चीज़ों को शामिल कर लिया गया। हालांकि उसकी कै नहीं, अनुच्छेद 21 कै तो बाद में शामिल हुआ था, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, शिक्षा का मूल अधिकार। और जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन का अधिकार था। तो जीवन के अधिकार में बहुत सारे प्रावधान न्यायपालिका द्वारा जोड़े गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे संविधान का निरंतर विकास होता जा रहा है। दूसरा जो कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, जन संप्रभुता। पहले तो संप्रभुता का मतलब समझिए। संप्रभुता का अगर हम बिल्कुल 2 शब्दों में देखें तो उसको बोलते हैं सर्वोच्च शक्ति। मतलब आपका देश अगर संप्रभु है तो मतलब सर्वोच्च शक्ति आपके पास है। सर्वोच्च शक्ति मतलब ये नहीं हो तो आप कुछ भी करने का आपको अधिकार मिल जाए। संप्रभुता का सिंपल सा मतलब होता है, या सर्वोच्च शक्ति का सिंपल सा मतलब होता है, कोई भी देश अपनी सीमा के अंतर्गत, मतलब जैसे भारत की जो बाउंड्रीज है, ये भारत की जो भौगोलिक सीमा है, उसके अंतर्गत वो सर्वोच्च हो। मतलब उसको कोई वो मतलब ये ना बताए कि भारत में आके कि क्या करना है, ठीक है ना। और भारत के बाहर वो जो संबंध बनाए तब वो स्वतंत्र हो। मतलब आंतरिक रूप से तो सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से वो स्वतंत्र हो, तो उसी को हम संप्रभुता बोलते हैं, ठीक है। परंतु ये संप्रभुता जो सर्वोच्च शक्ति है, ये पावर है किसके पास? हिंदुस्तान में। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रावधान किया है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ये सर्वोच्च शक्ति किसको दी गई है? संसद को। मतलब संसद की चीज़ों को संसद ने जो कर दिया वो फाइनल है, उसको कोई सुधार नहीं सकता या उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। संसद वहाँ पे संप्रभु है। हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि संसद की ही चीज़ों को सबको पालन करना होता है। ये संसद के आदर्शों का, संसदों के जो कर्तव्य दिए गए हैं संसद में, या संसद में जो संविधान में जो नीति निर्माण के लिए उनको निर्देश दिए हुए हैं सरकारों को, वो पालन करना पड़ेगा। जो अधिकार दिए गए हैं लोगों को वो देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से संविधान को संप्रभु माना गया है। परंतु संविधान संप्रभु हमारे नहीं कहते, हमारे कहते हैं ये जन संप्रभु है। क्यों? क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया है? भारत की जनता ने, ठीक है। इसका सबूत क्या है? जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? पहला शब्द हम भारत के लोग, और उस प्रस्तावना के लास्ट में क्या आता है? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि संविधान का निर्माण किसने किया है? भारत की जनता ने। भारत की जनता ने प्रतिनिधि भेजे कि आप संविधान का निर्माण करें। तो मूलतः इसका बेस क्या हुआ? ये सबसे बड़ा संप्रभु कौन हुआ? वो हुआ भारत की जनता। तो हिंदुस्तान में संप्रभु कौन है? जनता। अब अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शन में अगर जनता नहीं है, उसमें संसद है, कार्यपालिका है, राष्ट्रपति है और संविधान है, तो उनमें से संप्रभु कौन हुआ? संविधान। परंतु उसी क्वेश्चन में संविधान भी है और जनता भी है, ठीक है ना। तो जनता पे टिक लगाना पड़ेगा कि जनता संप्रभु है। क्लियर है? इसके कई और संविधान के कई और प्रावधानों से भी आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे जनता ही संप्रभु है। प्रस्तावना का जैसे तो मैंने बता ही दिया आपको कि हम भारत के लोग, शब्द से पता लग रहा है। दूसरा, हमारे संविधान में गणराज्य अपना गया। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद कौन है? राष्ट्रपति। वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। कहने का मतलब ये है, आपके देश का जो सर्वोच्च पद है उसको भी जनता ही चूज कर दिया है, तो बड़ा कौन हुआ? जनता। इसी प्रकार से जो विधानसभा है, कार्यपालिका है, उनका जो चयन होता है वो चुनाव के माध्यम से होता है। लोग जाके चुनाव देते हैं, जनता जाके चुनाव वोट देती है, तभी जाके उनका चयन होता है कि कौन लोग जाएगा, कौन लोग नहीं जाएगा। तो किसी के पास सर्वोच्च हुआ? जनता। तो इस प्रकार से सारे प्रावधान ये है कि हमारे यहाँ पे जनता को ही जनार्दन माना गया है, जनता को ही सबसे बड़ा संप्रभु माना गया है, ठीक है। अगले पे आते हैं,
इसको लिखा है हमने संविधान का समाजवादी स्वरूप। देखिए इस पर काफ़ी सारी बहस हुई थी संविधान सभा में भी कि इस शब्द को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि हम जब आज़ाद हुए थे तो हमारे पास ये समस्या थी कि देखो समाजवादी का पहला बोल बिल्कुल शाब्दिक अर्थ ले लिया जाए, जो समानता की बात करता है, बिल्कुल सिंपल समानता की बात करता है। जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजीवादी कौन होते हैं? जो स्वतंत्रता की बात करते हैं। समाजवादी कौन होते हैं? जो समानता की बात करते हैं। अब हम जब आज़ाद हुए थे तो समानता का इशू तो था ही हमारे पास, बहुत इशू था, और स्पेशली आर्थिक समानता का, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत इम्बैलेंस था, एक बहुत बड़ा वर्ग था जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग था, क्योंकि जाति के आधार पर विभाजन था कि नीची जाति वालों को ऊपर से बराबर नहीं माना जाता था, बहुत तरह के विभाजन थे, लिंग के आधार विभाजन बोलते हैं, मतलब समानता का ऐसा रूप हमारे सामने नहीं था जो आज के रूप में आज है हमारे पास। तो जो संविधान सभा थी उन्होंने निर्णय किया कि उन्होंने उस पर काफ़ी बहस हुई इस चीज़ के ऊपर, परंतु आखिर में ये डिसीजन लिया गया कि समाजवादी स्वरूप की जो भावना है ना, वो हमारे संविधान के कई अनुच्छेदों में शामिल हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, स्पेशली जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, उसमें तो अधिकतर समाजवादी स्वरूप की भावना ही है। तो क्यों इस शब्द को शामिल किया जाए? क्योंकि इस शब्द को शामिल करने के बाद क्या हो जाता है कि आपकी देश की एक पर्टिकुलर विचारधारा होने का आरोप लग सकता है, तो इसलिए उन लोगों ने, संविधान सभा के लोगों ने उस समय शामिल नहीं किया। हुआ क्या, बाद में 42वें संविधान संशोधन, जिसकी बात आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को संविधान में शामिल कर लिया गया। इसके पीछे एक राजनीति भी है। राजनीति क्या है कि 1971 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी सरकार ने समाजवाद को मुख्य मुद्दा बनाया था। अब वो सरकार में आ गए थे और इमरजेंसी भी लग गई थी, तो उन्होंने 42 संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में शाब्दिक रूप से शामिल कर लिया गया, प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। अब हम जब प्रस्तावना गाते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें जो समाजवादी शब्द है ना और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है, दोनों शामिल नहीं थे मूल संविधान में, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि भारत की जो वर्तमान और जो भावी सरकारें हैं, मतलब जो आज के समय सरकारें हैं, जो आने वाली सरकारें हैं, उनको अर्थनीति, मतलब कैसी उनको अर्थनीति अपनानी है इस देश के लिए, उसके लिए दिशा निर्देश थे कि आपको समाजवादी स्वरूप को अपनाना है, देश में आर्थिक विषमता को कम करना है या देश में आर्थिक समानता की तरफ जाना है मेनली, ठीक है ना। अदर्स समानता की और भी जो समानता है उनके रूप को भी अपनाना है, जातिगत विभाजन को खत्म करना है, परंतु मूल रूप क्या था? अर्थनीति के संदर्भ में, ठीक है। अगला बात आता है संविधान की धर्मनिरपेक्षता। सेम चीज़ जैसे समाजवाद के ऊपर हुई थी वैसे धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हुई थी। धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था जब ये संविधान सभा अपना संविधान निर्माण कर रही थी। तो ये हुआ कि इस शब्द के ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा था। उसका रीज़न क्या है? देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश रहा था। हमारे यहाँ पे विभिन्न धर्म हैं और धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, आम लोगों में धर्म बहुत प्रचलित है। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आता है ना, आप बिल्कुल ऐसे शब्द वाइज देखोगे तो धर्मनिरपेक्ष मतलब जो धर्म से निरपेक्ष हो जाए, ठीक है। तो ये शब्द सुनने में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा लगता है, क्यों हमारा देश धर्म से निरपेक्ष कैसे हो सकता है? समझ गए आप? क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये शब्द आया था वेस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है, पश्चिमी देशों से। वहाँ पे सेक्युलरिज्म वर्ड था, तो उसका जो मूल अर्थ हिंदी में निकला वो ये निकला। परंतु हमारे देश में क्या, धर्म से तो निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश धार्मिक है। धार्मिक किसके सेंस में कि हमारे देश की अधिकांश जनता है जो कि धर्म को मानती है, धार्मिक मानती है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट था कि ये वर्ड हमारे देश की परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं है। तो बाद में एक वर्ड स्वीकार किया गया, उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। क्या हुआ? पंथ निरपेक्षता, मतलब पंथ निरपेक्षता बेटर वर्ड है धर्मनिरपेक्षता की बजाय। तो इस तरीके से वर्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। परंतु ये इसकी जो भावना है धर्मनिरपेक्षता की, और वो भावना क्या थी, दो अर्थों में, एक नकारात्मक अर्थों में, एक सकारात्मक अर्थों में। नकारात्मक अर्थों में क्या कहते हैं कि धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण होगा। कहने का मतलब ये है, व्यक्ति का धर्म हो सकता है निजी, परंतु राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म और राज्य का पृथक्करण होगा।
ठीक है, ये हुआ नकारात्मक अर्थ, जो कि कठोरता के साथ पालन किया जाता है अमेरिका में। अमेरिका में इसका कठोरता से पालन किया जाता है, इसके उसको सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। इंडिया में इसका सकारात्मक रूप भी अपनाया गया है। उस सकारात्मक रूप का मतलब क्या होता है कि धर्म और राज्य का पृथक्करण तो होगा, अलगाव तो होगा, परंतु राज्य के द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, या ये कहें कि राज्य के द्वारा विभिन्न धार्मिक समूहों या संप्रदायों को उनके विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ऐसा अमेरिका में नहीं होता, वहाँ पे दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, धर्म को राज्य से नहीं, राज्य को धर्म से नहीं। परंतु हिंदुस्तान में क्या हुआ, उसको सकारात्मक अर्थ भी लिया गया। अगर लगता है कोई धर्म है जो विशेष संकट में है, या धर्म है उसको विशेष सुविधा की ज़रूरत है, आवश्यक सुविधा की ज़रूरत है, तो उसको देने में संकोच नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हज पे जो लोग जाते हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य का कोई धर्म हो गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर राज्य को लगता है कि किसी धर्म को अपने विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं देनी हैं, तो उनको दे दी जाएगी राज्य की तरफ से। इस प्रकार से हमने जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलर वर्ड है उसका एक नया रूप अपनाया, जो कि अमेरिका से अलग था। हमने उसके नकारात्मक अर्थों के साथ उसके सकारात्मक अर्थों को भी स्वीकार किया। दिक्कत क्या है, जैसे मैंने कहा कि संविधान सभा में बहुत चर्चा हुई इस विषय को लेकर, इसके अर्थ को लेकर, इसकी शब्दावली को लेकर। अंत में स्वीकार किया गया इसको शामिल नहीं किया जाए, परंतु भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन की मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया था कि वो इमरजेंसी के टाइम पे आ रहा था। तो उस समय 1976 की बात है ये, तो उस समय समाजवादी शब्द को भी शामिल किया गया, उसी के साथ इस वर्ड को भी शामिल कर लिया गया संविधान में। और प्रस्तावना में अब क्या आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब समाजवादी स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, इसके बाद पूरा एक चैप्टर आएगा। जो मैंने अभी शब्द बोले ना, इसमें बहुत विस्तृत रूप से बातें करेंगे। अभी बस इसको समझने के संदर्भ में कि हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को रटे ना, उनको समझें, समझ के उनको याद करें, ताकि कोई भी इससे हम और भी पॉइंट बना सकते हैं समझने की वजह से। अगर हम समझ के नहीं बढ़ते हैं आगे, तो हमें रटना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, संविधान की कुछ विशेषताएं होती है जो सबसे क्या बोलते हैं ना, सबसे बुनियादी होती है। ठीक है, उनमें ये हैं जन संप्रभुता, समाजवादी स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो आप कभी भी आंसर लिखे हैं ना, तो इनको तो शामिल करना ही करना है। अब जैसे धर्मनिरपेक्षता है, उसकी एक चीज़ मैं बताने रह गया। मैंने कहा था कि संविधान में इस शब्द को शामिल नहीं किया गया, परंतु इसके अधिकांश जितनी भी भावनाएं हैं इस शब्द की, कि कैसे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, कैसे धर्म और राज्य का अलगाव हो, ये सारी चीज़ों को हमने पहले ही शामिल कर लिया गया था। आप प्रस्तावना में देखो, सभी प्रस्तावना में आगे जाके क्या आता है, सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वास उपासना की स्वतंत्रता, तो वहाँ स्वतंत्रता आ गई। मूल अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर पूरे के पूरे अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को मानने, उनका आचरण करने, उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, कुछ प्रतिबंधों के साथ। ऐसे हमने समानता के अधिकार में स्पष्ट बोल दिया है कि राज्य नागरिकों के बीच उनके धर्म, जाति इत्यादि आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने स्वतंत्रता के अधिकार में भी इसको शामिल किया। तो सब जगह हमने धार्मिक आधार पर जो भेदभाव है उनको पहले ही खत्म कर दिया था संविधान में, परंतु इस शब्द को शामिल नहीं किया था। इस शब्द को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, अगली बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, संविधान का जो प्रस्तावना है ना, उसमें इसको एक साथ स्थापित किया गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सारी विशेषताएं, क्योंकि आप अधिकतर प्रस्तावना को बढ़ा रहा है ना, कि प्रस्तावना में शब्दावलियां हैं। अब अपन अगला चैप्टर जो बनाएंगे उसमें प्रस्तावना का आएगा, प्रस्तावना में ये वर्डिंग दोबारा आएंगी। ठीक है, तो बार बार रिपीटेशन के बजाय हो सकता है मैं उसमें कई चीज़ों को शॉर्ट कर दूँ, इस वीडियो में कई चीज़ों को लॉन्ग कर दूँ, तो वो चीज़ रहेगी, क्योंकि अधिकांश शब्दावली वहीं से निकल के आ रही हैं। क्योंकि हमारी जो सारे संविधान की विशेषताएँ हैं, उनका सारा स्वरूप आपको प्रस्तावना में दिख जाएगा। अगर आपको कभी भी संविधान की विशेषताएं भूल जाओ, तो प्रस्तावना एक बार बोल के देख लेना, उसमें जो शब्दावलियाँ हैं ना, वो लिख देना, वही उसकी विशेषताएं। ठीक है, देखो, अपन ने लोकतंत्र का मतलब सिंपल से सिंपल क्या सुना है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, और गणराज्य का मतलब क्या सुना है कि राज्य उस देश का या उस राज्य का जो सर्वोच्च पद है,
वो निर्वाचित हो। हमारा सर्वोच्च पद कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन निर्वाचित करती है? इनडायरेक्टली जनता के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही बाद में उनको चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो वो इनडायरेक्टली हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। उसकी प्रणाली क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो हम पूरा राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये हुआ क्या, हमारे संविधान में इस शब्द को दोनों को एक साथ लिया गया है, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने जन संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई है और आस्था भी दिखाई है, इसीलिए इस दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग करने का यह कारण बताया था कि हो सकता है कि किसी राज्य में देश के प्रधान को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का प्रावधान तो कर दिया जाए, परंतु शासन की अन्य संस्थाओं के गठन में जनता का कोई अधिकार ना रहे। कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि आपने गणराज्य तो बना लिया, देश का सर्वोच्च पद है उसको चयनित कर लिया, परंतु अन्य जो पद हैं उनके लिए आपने जनता के द्वारा चयन करने का प्रावधान नहीं रखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, राष्ट्रपति तो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, परंतु विधानमंडल मतलब संसद और मंत्री परिषद को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया जाए, जनता को ना दें, तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ना कि हमने गणराज्य तो बना दिया, परंतु लोकतंत्र की जो मूल भावना थी, लोकतंत्र किसे बोलते हैं? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये हमने सिंपल वर्ड में सुन लिया। इसको हम दूसरे वर्ड में सुने तो मूलतः क्या है? प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधि शासन मतलब क्या है? जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है शासन करने के, क्योंकि सारी जनता मिलकर तो शासन कर नहीं सकती, तो वो अपने कुछ चुन के प्रतिनिधि भेजती है कि आप शासन करो, तो वहाँ पे बहुमत का शासन हो जाता है, जो कि अल्पसंख्यकों को भी रक्षा करता है, जो अल्पमत में होते हैं उनकी रक्षा करता है, और वो रक्षा करने वाले कौन होते हैं? प्रतिनिधि, किसके? जनता के, ठीक है। तो अगर हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य को एक साथ प्रयोग नहीं करते तो हो सकता है कि जनता का जो सर्वोच्च पद है उसको तो जनता चुने, परंतु अन्य पदों के लिए जनता का प्रावधान नहीं किया जाए, इसलिए हमने ये दोनों वर्ड एक साथ किया, एक साथ रखे। तो आज के टाइम पे क्या है कि हमारे देश में न केवल देश का प्रधान या सर्वोच्च पद, अपितु समस्त जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं ना, वो समस्त जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे इस वर्ड को एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम पिछली बार भी बात की थी, पिछले वीडियो में भी बात की थी। हमारे पास दो विकल्प थे, हम कौन कौन सा अपनाएं? या तो हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाएं जो कि अमेरिका में है, या हम संसदीय शासन प्रणाली अपनाएं जो कि हमने ब्रिटेन में देखी थी। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसका था? ब्रिटेन का, क्योंकि उन्होंने हम पे सबसे ज़्यादा राज किया था, और हमारे अधिकार संविधान सभा के जो निर्माता थे वो ब्रिटेन में ही पढ़ के आए हुए थे अधिकतर। तो ये था कि हम दोनों में से कौन सी अपनाए, तो ज़्यादा झुकाव संसदीय तरफ जाना स्वाभाविक था। उसका एक कारण एक और था कि इन दोनों में, संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दो चीज़ चलती हैं। अध्यक्षात्मक में स्थायित्व ज़्यादा है, और जो संसदीय शासन प्रणाली में है उसमें उत्तरदायित्व ज़्यादा है। उत्तरदायित्व क्यों ज़्यादा है? जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? ये वह शासन प्रणाली होती है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का सामंजस्य होता है, संलयन होता है, और जो कार्यपालिका होती है ना, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आया ना वर्ड उत्तरदायी? तो कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण हो जाता है, और जैसे शक्तियों का पृथक्करण होगा तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रह जाएगी, ठीक है। हमने और भी विशेषताओं की बात की थी, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो सुन लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की जो परिस्थिति थी जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था उत्तरदायित्व, क्योंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया था जहाँ पे जनता ही सब कुछ है, तो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि वो भी उत्तरदायी होने ही चाहिए। तो हमने इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया बजाय अध्यक्षात्मक के, ठीक है। तो हमने, अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली में एक चीज़ ये है कि उसमें उत्तरदायित्व की प्रमुखता होती है, परंतु उसमें स्थायित्व भी होता है। स्थायित्व आप कह सकते हैं कि काफ़ी कम विशेषता मानी जाती है, परंतु उसमें स्थायित्व का भी गुण होता है, हालांकि बहुत कम रेशियो में होता है पर होता है। तो इसलिए इसमें अच्छे कार्यपालिका के जो दोनों गुण है ना, स्थायित्व और उत्तरदायित्व, दोनों विद्यमान हो जाते हैं, इसलिए हमने इस प्रणाली को ज़्यादा अच्छा माना। और दूसरा, हमारा जो अनुभव था
ऐतिहासिक अनुभव था इतने सालों का जो अंग्रेजी शासन का था, उसमें भी हमने इसी व्यवस्था को भोगा था, इसी व्यवस्था के स्वरूप को बार बार जाना था। तो हम नेचुरली था तो कि हमारा झुकाव इसकी तरफ ही ज़्यादा जाने वाला था। इसकी अगली विशेषता पे आते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। देखिए, जैसे हमारे पास संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में से दो में से एक विकल्प था, वैसे ही हमारे पास संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में से भी दो विकल्प में से एक विकल्प लेना था। संसदीय शासन प्रणाली के मामले में हमने ब्रिटेन की बात अपना ली और यहाँ पे हमने अमेरिका कनाडा की बात अपना ली। अमेरिका कनाडा में क्या है, संघीय व्यवस्था, स्वरूप थोड़ा अलग अलग है, और हिंदुस्तान का स्वरूप दोनों का मिक्सअप बोल सकते हैं आप, दोनों से थोड़ा अलग पर दोनों के थोड़ा नज़दीक या कनाडा के ज़्यादा नज़दीक। ठीक है, इसके बारे में आपको सुनना हो तो पिछले वीडियो में दोबारा चले जाइएगा। मूलतः संघीय शासन व्यवस्था की बात हमने क्या की थी, जहाँ एक भौगोलिक क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन दो इकाइयों में कर दिया जाता है। किस किस के बीच में, संघ और राज्यों के मध्य। दोबारा अर्थों में सरल शब्दों में सुने तो क्या बोलें, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, मैं पृथक्करण वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं विभाजन की बात कर रहा हूँ। पृथक्करण यूज़ करते हैं हम जब संसदीय और अध्यक्षात्मक की बात करते हैं, और जब हम संघात्मक एकात्मक बात करते हैं तो शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, तो संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाता है, और शक्तियों का विभाजन कौन करता है, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा वो बता दिया जाता है कि संघ की शक्तियाँ क्या होंगी, राज्य की शक्तियाँ क्या होंगी। ठीक है, और अगर एक दूसरे का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या है, स्वतंत्र और स्वायत्त न्यायपालिका है उसकी संरक्षण के लिए। अब हुआ क्या, अब मैंने दोबारा आपको बोलता हूँ, इसको डिटेल जाना हो तो पिछले वीडियो में चल जाना, और वैसे तो अपन इस टॉपिक इन सब टॉपिकों पर एक पूरा वीडियो वैसे ही बनाने वाले हैं आने वाले समय में। देखिए, संघीय व्यवस्था को हमारे संविधान में शामिल तो कर दिया गया, परंतु बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से इसको एकात्मक शासन की ओर झुका हुआ भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ है, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बाद संघ को कुछ ऐसी शक्तियां दे दी गई हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है। आपातकाल को तो आप जानते हो, आपातकाल के लगने के बाद तो सारी राज्य की शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, परंतु आपातकाल के अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं। जैसे मान लो कि अपन को सूचियाँ पता है, संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। परंतु अगर समवर्ती सूची में प्राथमिकता की बात आती है ना, तो संघ सरकार को ही प्राथमिकता देते हैं, तो हो गया संघ को ज़्यादा प्राथमिकता। ऐसे ही जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, बची कुची शक्तियाँ हैं, वो किसके पास है, वो भी संघ के पास जाती है, होगी ना शक्तियाँ। ऐसे ही किसी भी राज्य का नाम, भूभाग या क्षेत्र में बदलाव करना है तो वो भी संघ सरकार कर सकती है, तो ये ज़्यादा शक्ति होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी कर लगाने वाले या कर के द्वारा जो पैसा आता है या अनुदान आता है, या अनुदान कितना देना है, या विदेशों से उधार कितना लेना है, इन सब में संघ सरकार की चलती है, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है तो मतलब बहुत ही कम। ठीक है, तो इसमें उनको केंद्र पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसी प्रकार से अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, जो आईएएस वगैरह भेजते हैं, वो केंद्र से भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल है, उसकी राज्यपाल होता तो राज्य का कार्यपालिका प्रधान है, परंतु उसको भेजता कौन है, केंद्र भेजता है। इस प्रकार से कई ऐसे प्रावधान हैं जिस पे आरोप लगता है कि भारत का संविधान है वो संघात्मक स्वरूप लेते हुए एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। कई बार तो ऐसे, जैसे केसी वेयर थे, उन्होंने इसी विशेषता कारण इसको अर्ध संघात्मक संविधान तक कह दिया है। जो प्रसिद्ध लेखक है जेनिंग्स, उन्होंने भी बोला था कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरीके से ये है। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब पड़ती है। अभी मैंने आपको कहा था संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में विभाजन कर दिया गया संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का, और वो लिख दिया गया संविधान में कि संघ को कितनी शक्ति है, राज्य कितनी शक्ति है। अगर दोनों में से एक दूसरे का कोई अतिक्रमण करता है, एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करता है, तो फिर जाएं किसके पास, तो जाते हैं वो न्यायपालिका के पास। अब न्यायपालिका के पास जाते हैं तो न्यायपालिका को इतनी स्वतंत्रता तो संविधान में देनी पड़ेगी ताकि वो बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। अदरवाइज केंद्र सरकार उस पर दबाव डाल सकती है और अपने हिसाब से निर्णयों को बदल सकती है। तो इसी वजह से न्यायपालिका को निष्पक्ष और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति, उनकी कार्यविधि, उनकी सेवा की शर्तों इत्यादि में उनको बहुत ही स्वतंत्र रखा गया, या उन पे
न्याय किसी भी कार्यपालिका का विधायिका दबाव न पड़े, ऐसे प्रावधान किए गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद होता है, या राज्य में कोई विवाद होता है, या केंद्रीय राज्य सरकारें और जनता के बीच में कोई विवाद होता है, तो उसका समाधान कहाँ किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया ताकि वो दबाव में कार्य न कर सके। तो कह सकते हैं, और साथ ही संविधान में जो विधायिका और कार्यपालिका के जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो काम बताए गए हैं, वो उन कामों को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनकी जांच करने का अधिकार किसको हो जाता है? न्यायपालिका के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका को एक कंट्रोलर की भूमिका दी गई है ना। इसमें एक और आगे प्रावधान है जो मैं आपको बताऊंगा, जो न्यायपालिका के बारे में दोबारा बातें होंगी। उससे पहले अगले पॉइंट पर आते हैं अपन, मूल अधिकारों और मूल कर्तव्य। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र है। मूल अधिकारों को क्यों शामिल किया गया था? हमारे क्या है, हमने अधिकार बहुत ही व्यक्तिवादी रूप में दिया। हमने प्रत्येक भारत का जो हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक है उनको अधिकार दिए हैं, उनको मौलिक अधिकार दिए हैं, और उनको विशेष अधिकार दिए हैं इसमें कि वो इन अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, नीचे कोर्ट से शुरुआत करनी पड़ती है, परंतु ये अधिकारों के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हमने रिटों का प्रावधान किया है, उन रिटों के माध्यम से जा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने उनको विशेष स्वरूप दिया है। और ये क्यों दिया है हमने? क्योंकि ये वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। अगर ये अधिकार ना दिए जाएं किसी सरकार के द्वारा, तो उस सरकार के आदेशों को मानने की नैतिक बाध्यता खत्म हो जाती है। हम किसी भी सरकार को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए काम करती है और हमें ऐसे अधिकार देती है कि हम स्वतंत्र रूप से, हम समान रूप से जीवन जी सकें। तो कहने का मतलब यह है कि ये अधिकार नागरिकों के नैतिक और भौतिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, इसलिए इनको दिए गए हैं। और इनको मौलिक अधिकार इसलिए दिए गए इनको क्योंकि इनको बहुत ही विशेष संरक्षण दिया गया है कि इनके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधे आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए दिया गया। इसमें काफ़ी चीज़ें बाद में ऐड भी की गई, बाद में हटाई भी गई। अगर आपको किसी भी लोकतंत्र की, किसी भी जनतंत्र की सफलता या असफलता देखनी है ना, तो आपको यही देखना पड़ेगा कि उस देश के संविधान ने नागरिकों को कितने अधिकार दिए हैं और नागरिक उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग कैसे करते हैं, उन समानताओं के विषयों को कैसे अपनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन संविधानों को संरक्षण के लिए हमने न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। और कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि संसार के किसी अन्य संविधान में पाए भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार शामिल किए गए थे। जैसे छुआछूत का मैटर था, छुआछूत को अपराध घोषित करने वाला, या जो उपाधियां देने वाली बात थी, उपाधियां देने लेने में प्रतिबंध है, ये इस प्रकार के प्रावधान थे। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य का प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो कि 1976 में हुआ था, उस समय भाग 4A, ठीक है, भाग 4 कै या पार्ट 4A के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। क्या क्या है वो सारा अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। अभी तो बस ये है कि कैसे शामिल किए गए, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में शामिल किए गए। अब बात करते हैं हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में शामिल है संविधान के, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक शामिल हैं। अब ये क्यों शामिल किए गए थे? एक्चुअली क्या, इसके लिए आप है ना न्यायपालिका में जाके इसको बाध्यकारी रूप से लागू नहीं करवा सकते, पहली बात, ठीक है। परंतु इसमें शामिल क्यों किए गए? ये नीति निर्माताओं के लिए सकारात्मक निर्देश थे, नीति निर्माताओं के लिए सकारात्मक निर्देश थे कि जिनका पालन नीति के निर्माण में किया जाए और नीति के क्रियान्वयन में किया जाए। नीति का निर्माण कौन करता है? विधायिका। नीति का क्रियान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। तो कहने का मतलब यह है, ये जो विधायिका और कार्यपालिका है उनको निर्देश थे कि आपको कैसे नीतियों का निर्माण करना है, किन संविधान की भावनाओं का पालन करना है। जो हमने ऊपर समाजवादी शब्द का यूज़ किया था, उन समाजवादी शब्द की अधिकांश भावनाओं को नीति निर्देशक तत्वों में ही शामिल किया गया। तो आर्थिक विषमताओं को अंत करने के लिए बहुत सारे प्रावधान इसमें ही है कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको नीतियों का निर्माण करना है। बहुत सारे प्रावधान हैं, इसमें भी एक अलग चैप्टर बनेगा। अभी हमारे लिए जाने के लिए क्या है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल किया गया।
देखिए मूल अधिकार भाग 3 में था, मूल कर्तव्य भाग 4 क में था, और राज्य नीति निदेशक तत्व हैं ये भाग 4 में है। ठीक है, मूल कर्तव्य भाग 4 क में और नीति निदेशक भाग 4 में है। शब्दों से आप देख सकते हो, नीति निदेशक मतलब नीतियों के लिए जो आपको निर्देश मिले हुए हैं, सकारात्मक निर्देश। मूल अधिकार जो बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं आपके, ठीक है। मूल कर्तव्य मतलब जो आपके बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आप करनी है, ठीक है ना, ये चीज़ें। अब कठोर और लचीला संविधान की हमने पिछली बार भी बात की थी। कठोर और लचीला संविधान की बात क्या है, पिछले वीडियोस में अपन ने इसको डिटेल में बता दिया था, जब हमने अलग अलग संविधानों की बात की थी, कैसे कैसे संविधान होते हैं। तो इसका सिंपल से बात यह है, संविधान संशोधन के आधार पर अगर आप किसी भी चीज़ को किसी भी संविधान के प्रावधान को साधारण बहुमत से अगर संशोधित कर देते हो तो वो लचीला संविधान का प्रावधान हो जाता है। अगर उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो वो कठोर संविधान हो जाता है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में तो क्या होता है कि वहाँ संशोधन बिना राज्य विधानमंडल में कितने 3/4, बिना 3/4 राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन के कोई भी संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता। तो वो तो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा लचीला है, क्योंकि वहाँ तो संविधान लिखित रूप में है ही नहीं, वहाँ तो संसद के द्वारा चेंज कर दिया जाता है। हिंदुस्तान में क्या हुआ है, हिंदुस्तान में 3 प्रावधान अपनाए गए। कुछ ऐसे प्रावधान हैं संविधान में जिनको हम साधारण विधि, या कहें कि हम जैसे हम साधारण कानून का निर्माण करते हैं ना, वैसे ही साधारण कानून का निर्माण करते हैं ना, उसी प्रक्रिया से हम संविधान का संशोधन कर दें, बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण बहुमत से। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें हमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें न केवल 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आधे राज्यों के राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से कठोर संविधान, तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि हमने इसके 3 रूप अपनाए हैं। तो ये संविधान संशोधन की हमारी विलक्षणता है ना। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन, हमने जो ऊपर बात की थी ये उसी का एक मतलब दूसरा रूप है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, ठीक है, मैंने पहले बताया था। क्यों सर्वोच्च है, 2 कारण से। पहला कि वहाँ पे संविधान लिखा गया नहीं गया है। जब संविधान लिखा ही नहीं गया तो संविधान का जो प्रावधान बनने वाले हैं वो बनाता कौन है, मतलब नीति निर्माता कौन है, संसद। संविधान तो लिखा नहीं गया तो नीति निर्माताओं के पास ही पूरी पावर आ जाती है, संसद के पास ही पूरी पावर आ गई। दूसरा, न्यायपालिका का पृथक न होना। वहाँ क्या होता है, जो वहाँ का उच्च सदन है ना संसद का, लोकसभा, वही देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। जबकि इंडिया और अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे अलग से पृथक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। उस तरीके का वहाँ पे इंग्लैंड में नहीं है, वहाँ पे ये अलगाव नहीं है। तो इस कारण से वहाँ पे जो संसद है वो सर्वोच्च हो जाती है। अब हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में संविधान सर्वोच्च निर्देश है या सर्वोच्च सत्ता होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसी के द्वारा केंद्र और राज्य के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। उनके संगठन, कार्य संचालन, उनके संबंध कैसे होंगे, राज्य व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, ये सब हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, ना कि संसद के द्वारा, ठीक है। शासन का जितना भी अंग है, कोई भी अंग हो शासन का, वो सब संविधान द्वारा निर्धारित किए गए क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत रह के ही कार्य करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया, हमने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया। क्यों किया, विधायिका को कुछ काम दिए गए संविधान में, कार्यपालिका को कुछ काम दिए गए संविधान में, वो दोनों अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना कौन करेगा, ये करेगा न्यायपालिका। दोनों ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है नहीं किया, ये कौन देखेगा, न्यायपालिका। तो कहने का मतलब ये है, दोनों ने कहीं जनता के अधिकारों का हनन तो नहीं कर लिया है, ये कौन देखेगा, न्यायपालिका। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है, जहाँ पे जिसकी वजह से विधायिका और कार्यपालिका पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ काम करती हैं। इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आया था कब, वो इमरजेंसी के टाइम पे क्या आया था, ये पूरी कहानी है, हम उस समय बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे मुख्य प्रावधान भारत संविधान की, जब हम विशेषताओं की बात करते हैं। इसी में से कई रूप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, वयस्क मताधिकार, ठीक है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान आप ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 326, ठीक है ना।
जहाँ पे हमारे निर्वाचन आयोग की बात होती है, उसी के बीच में एक प्रावधान आता है अनुच्छेद 326। उसमें क्या लिखा गया है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार संविधान के प्रवर्तन के समय केवल उन लोगों को प्राप्त था जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों। कहने का मतलब यह है, मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु वाले से ऊपर वालों को ही मतदान देने का अधिकार था, परंतु संविधान के 61वें संशोधन के माध्यम से इसको चेंज करके 18 वर्ष कर दिया है। अब 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप मतदान कर सकते हो। ये हमारे संविधान की बहुत अधिक विशेषता है। विशेषता इसलिए शामिल की गई थी क्योंकि इस पे सवाल भी उठाए गए थे। देखो, हमने एक शुरू में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि स्टार्टिंग में जब संविधान सभा का चयन हुआ था तो उस समय जो वोटिंग, जो उन जिन प्रतिनिधियों का चयन किया गया था, है ना, चयन करके भेजा गया था, तो उन प्रतिनिधियों को चयन करने वाली जो जनता थी उनमें वोट देने का अधिकार किसको था? जो साक्षर हो, और एक आर्थिक प्रावधान भी कर दिया गया था, मतलब शिक्षित और थोड़ा पैसे वाले व्यक्तियों को। अब वही चीज़ चली आ रही थी हमारे। फिर बाद में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये संविधान में क्या शामिल किया जाए, उसी प्रारूप को शामिल किया जाए या नया प्रारूप बनाया जाए, क्योंकि हमारी उस समय जो एक बहुत बड़ा भाग था देश का जनसंख्या का, वो निरक्षर था। अब ये माना जाता है कि निरक्षर है, वो किस आधार पर वोट करेंगे, वो क्या समझे राजनीति को, क्या समझेंगे प्रोविजंस वगैरह को, तो इसलिए ये सवाल उठाया गया। परंतु हमारी ये संविधान की एक, क्या कहें कि एक बहुत ही सकारात्मक निर्देश था, सकारात्मक संदेश था पूरी दुनिया को कि हमने इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को भी, या इतने मतलब बोला ना निरक्षर लोगों को भी हमने समान अधिकार दिए। आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उतना ही वोटिंग राइट है जितना कि एक बिना पढ़े लिखे को, क्योंकि उसमें हमने ये मानने के लिए मना कर दिया कि वोट देने के लिए आपको केवल अक्षर ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार ज्ञान भी तो एक चीज़ होती है। वो हमने एक्सपेरिमेंट किया था और वो आज हम जब 6-7 दशक बाद देखते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और बहुत सफल सिद्ध हुआ है। तो ये जो साहसिक प्रयोग था ना, ये हमारा सफल सिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार से आप और विशेषताएं भी निकाल सकते हो इन्हीं विशेषताओं में से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता आप संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो, क्योंकि संघीय व्यवस्था मैंने बताया था कि एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुका हुआ है हमारा संघीय व्यवस्था। तो उसमें एकात्मक में एक चीज़ क्या आती है? एकल नागरिकता। हमारे पास संघ और राज्यों के पास अलग अलग नागरिकता नहीं है, संघ और राज्यों की हमारी एक ही नागरिकता है। पहले आप भारत के नागरिक हो, उसके बाद और कुछ हो, ठीक है। तो एकल नागरिकता अपनाई गई है। इसी प्रकार से आप और भी प्रावधान कर सकते हो, परंतु मेन प्रावधान क्या है जो हमने ऊपर बात की है ये सारे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 पैटर्न के आते हैं। एक आते हैं बिल्कुल छोटा, एक आता है मध्यम स्तर का और एक आता है बड़ा क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन आया तो केवल आपको इनमें से 4-5 पॉइंट उठा के उनका नाम लिख देना है, तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। विशेषताओं में या मूल तत्व, भारतीय संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं। अगर मध्यम स्तर का आए तो आपको इन सभी का नाम लिख देना है, पैराग्राफ चेंज के मेन एक पैराग्राफ कर देना और जो पीछे वाले हैं वो दूसरे पैराग्राफ कर देना। और जब बड़ा क्वेश्चन आए तो इनमें से जो प्रमुख विशेषताएं 7-8 विशेषताएं हैं प्रमुख, उन सभी के बारे में एक एक पैराग्राफ में लिखना है और बाकी बचे जो रिमेनिंग है उनको लास्ट के एक पैराग्राफ में लिख देना है, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ से आप इन पॉइंट से आपके छोटा, बड़ा और मध्यम स्तर तीनों तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता है। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिए, और इन सभी टॉपिकों को हम आगे भी अपने वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक विषय के मूल अधिकार के ऊपर इतने वीडियो बनेंगे, नीति निदेशक पे बहुत वीडियो बनेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, बस इनके बेसिक समझिए, इनके मूलभूत इनकी अवधारणाएं क्या हैं वो समझिए, इनका मूल अर्थ क्या है वो समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।